मित्रों नमस्कार। मैं सुरेंद्र कौशिक अपने चैनल पॉलिटी बाई कौशिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को यथावत जारी रखे हुए होंगे। प्रिय छात्रों, आज हम भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो सामान्यतः आप अपने जीवन में देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं, वह है प्रधानमंत्री को लेकर चलेंगे। प्रधानमंत्री भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु होता है। प्रधानमंत्री किसी भी संसदीय शासन व्यवस्था में संपूर्ण राजनीतिक तंत्र की धुरी होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी शासन व्यवस्था जो संसदीय प्रणाली को अपनाए हुए है, वहाँ पर दो प्रकार के प्रधान होंगे। एक प्रधान जो नाम मात्र का होगा, जिसे राष्ट्रपति कहते हैं। दूसरा प्रधान जो वास्तविक प्रधान होगा, जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं। ये दोनों रूप आपको संसदीय शासन व्यवस्था में देखने को मिलेंगे। भारत में चूंकि स्वतः व स्वाभाविक तौर पर संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, इसलिए भारत में राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यकारी अध्यक्ष है और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यकारी अध्यक्ष है। अगर आपको संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था के केंद्र बिंदु को देखना है तो प्रधानमंत्री के बारे में जानना आवश्यक है। प्रधानमंत्री इतना महत्वपूर्ण है कि उसके बारे में विचारकों ने अलग अलग संज्ञाएं दी हैं। उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए कुछ विचारक उसे तारों के बीच में चंद्रमा कहते हैं। कुछ विचारक उसे समकक्षों में प्रथम कहते हैं। कुछ विचारक उसे सर्वोच्च मुख्यमंत्री की संज्ञा देते हैं, तो कुछ विचारक संपूर्ण राजनीतिक तंत्र का हृदय स्थल भी कहते हैं। प्रिय छात्रों, प्रधानमंत्री पद इतना महत्वपूर्ण है कि कोई भी संसदीय शासन व्यवस्था उसके बिना चलायमान नहीं हो सकती है। वह देश का सर्वोच्च शासक है, मुख्य नीति निर्माता है, मुख्य शासन करता है और मुख्य विदेश नीति निर्धारक करता है। प्रिय छात्रों, प्रधानमंत्री की अति महत्वपूर्ण भूमिका को समझने के लिए आज हम संक्षेप में और सरलता से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पता है, भारत का राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च कार्यकारी अध्यक्ष है। वहीं प्रधानमंत्री सर्वोच्च वास्तविक अध्यक्ष है। देश के संपूर्ण कार्यकारी कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे, लेकिन उन कार्यों को वास्तविक रूप से प्रधानमंत्री करेगा। अनुच्छेद 74 भारतीय संविधान का कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत तौर से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है और सामूहिक तौर से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अनुच्छेद 75 एक कहता है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। यहाँ पर यह नियुक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, अपॉइंटमेंट शब्द का प्रयोग किया गया है। चयन या चुनाव का शब्द प्रयोग नहीं किया गया है। यह प्रश्न पेपर में कई बार आता है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है, भारत के प्रधानमंत्री का चयन किया जाता है, प्रधानमंत्री का निर्वाचन होता है। तो आपको जो संविधान में नियुक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है,
या ये समझना आवश्यक है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और नियुक्ति किस व्यक्ति की राष्ट्रपति करता है? जिस व्यक्ति के दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है, उस दल के चुने हुए नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद के लिए नियुक्त करता है, शपथ दिलाता है। तो यहाँ यह महत्वपूर्ण बात आपको याद रखना है कि भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि किसी एक दल को बहुमत नहीं मिलता, तो कई दल मिलकर गठबंधन सरकार बनाते हैं और अपने एक नेता को चुनते हैं, जिसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाता है, उसकी नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष होता है। मंत्रिपरिषद के निर्माण का वह केंद्र बिंदु होता है। इसलिए प्रधानमंत्री की भूमिका अपने आप में विशद और विस्तृत हो जाती है। प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व जितना चमत्कारी होगा, उतना ही पद भी चमत्कारी हो जाता है। उसको इतनी विस्तृत शक्तियां प्राप्त हैं कि उसके आगे और कोई राजनीतिक नेता नहीं टिकता है। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री की भूमिका निर्विवाद रूप से सबसे ऊपर है। भारत के प्रधानमंत्री को योग्यताओं की जहाँ तक बात की जाए, तो भारत के प्रधानमंत्री की कोई योग्यता संविधान में नहीं बताई गई है। साधारण तौर पर यह कहा गया है कि लोकसभा में बहुमत वाले दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करेगा। यानी लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो सामान्यतः व्यक्ति में लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो संसद का सदस्य ना हो, लेकिन उसे 6 माह के अंदर सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि प्रधानमंत्री के लिए आधारभूत योग्यता लोकसभा का सदस्य बनने की होनी चाहिए, लेकिन राज्यसभा का कोई सदस्य भी प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले सकता है। ऐसा व्यक्ति भी शपथ ले सकता है जो दोनों सदनों का सदस्य नहीं है, लेकिन उसे 6 माह के अंदर किसी न किसी सदन की सदस्यता लेनी आवश्यक होगी। प्रिय छात्रों, जहाँ तक प्रधानमंत्री के कार्यकाल की बात है, सामान्यतः जो लोकसभा का कार्यकाल है वही प्रधानमंत्री का कार्यकाल कहा जाता है। अपने पद पर नियुक्त होने के 5 वर्ष तक प्रधानमंत्री अपने पद पर आसीन रहता है। सामान्यतः यह 5 वर्ष कार्यकाल है, लेकिन टेक्निकल रूप से देखा जाए तो नई लोकसभा के गठन के ठीक पहले तक वह अपने कार्यों को करता है, जब तक कि दूसरा प्रधानमंत्री नियुक्त ना हो जाए। यानी प्रधानमंत्री का कार्यकाल तब भी चलता रहता है जब लोकसभा भंग हो जाए और नई लोकसभा का गठन हो, नया प्रधानमंत्री चुना जाए
यानी वो कार्यकारी के रूप में अपना कार्य करता रहता है। प्रिय छात्रों, प्रधानमंत्री क्या क्या कार्य करता है इसे सामान्यतः समझने का प्रयास करेंगे। पहला कार्य जो मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में है, जो मंत्रिपरिषद से रिलेटेड कार्य है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। पहले तो आप यह समझने का प्रयास कीजिए कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या फ़र्क है। प्रिय छात्रों, मंत्रिपरिषद को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं और मंत्रिमंडल को कैबिनेट कहते हैं। मंत्रिपरिषद में कई स्तर के मंत्री होते हैं, जैसे केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री, बिना विभाग के मंत्री। लेकिन इन मंत्रियों में जो कोर कमेटी के जो टॉप के मंत्री होते हैं, जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, जिनसे प्रधानमंत्री मंत्रणा करता है, उन्हें कैबिनेट मंत्री कहते हैं। जो अपने विभागों के टॉप के मंत्री होते हैं, उनको मंत्रिमंडल कहते हैं, कैबिनेट कहते हैं। यानी प्रधानमंत्री अधिकतर मंत्रिपरिषद की बैठक नहीं लेता, कैबिनेट की बैठक लेता है। मंत्रिपरिषद का वो प्रधान होता है। मंत्रिपरिषद के समस्त निर्णय प्रधानमंत्री लेता है। किसी मंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करवाता है। किसी मंत्री के कार्य न करने पर राष्ट्रपति द्वारा वह उसे हटवाता है। मंत्रिपरिषद के कार्यों की समीक्षा करना प्रधानमंत्री का कार्य है। मंत्रियों के बीच में विभागों का बंटवारा करना कि कौन सा पोर्टफोलियो किस मंत्री को मिलेगा, यह कार्य भी प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री सभी मंत्रियों की आवश्यक बैठक लेगा। आगामी कौन कौन से कार्य किए जाएंगे उसके बारे में विस्तृत जानकारी देगा। पिछले उन्होंने कार्य को किस प्रकार संपन्न किया उसके बारे में जानकारी लेगा। और अगर कोई मंत्री अपने कार्यों को सही प्रकार से नहीं करता है तो राष्ट्रपति के द्वारा उसे पद मुक्त भी करवा सकता है। वह समय समय पर आवश्यकता पड़ने पर मंत्रिमंडल का विस्तार भी करता है। यानी मंत्रिपरिषद का केंद्र बिंदु प्रधानमंत्री होता है। यदि किसी कारणवश प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया तो वह संपूर्ण मंत्रिमंडल का त्यागपत्र माना जाता है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री की अपने मंत्रिपरिषद को लेकर कितनी निर्णायक भूमिका है। संपूर्ण मंत्रिपरिषद उसके इर्द गिर्द घूमती है। मंत्रिपरिषद के विस्तृत कार्यों को देखने के बाद जो दूसरा कार्य है वह प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को परामर्श देने का कार्य है। अनुच्छेद 78 कहता है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद में लिए गए निर्णयों की जानकारी राष्ट्रपति को समय समय पर दे। ऐसे निर्णयों की भी जानकारी दे जो मंत्रिमंडल ने ले लिए हैं और राष्ट्रपति उन्हें अपने पास मंगवा रहा है। कोई नया विधान का निर्माण किया जा रहा है, उसकी जानकारी भी राष्ट्रपति को दे। अगर किसी मंत्री को हटाने का निर्णय प्रधानमंत्री ने ले लिया है तो इसकी जानकारी भी वह राष्ट्रपति को दे। राष्ट्रपति चाहे तो किसी भी विषय पर राष्ट्रपति से प्रधानमंत्री से परामर्श ले सकता है। प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही राष्ट्रपति संपूर्ण कार्य करता है। किन व्यक्तियों की नियुक्ति करनी है, किन प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करनी है, किन को हटाना है, किन राज्यपालों की नियुक्ति करनी है, किन्हें हटाना है,
भारत के ऑडिटर जनरल कौन होगा, भारत का महान्यायवादी कौन होगा, इन सब के बारे में जो भी निर्णय परामर्श देना है वह प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति को सामान्यतः वह माननी पड़ती हैं। प्रधानमंत्री चाहे और उसे लगे कि लोकसभा में बहुमत उसका हट रहा है तो वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की भी सलाह दे सकता है। वह कह सकता है कि लोकसभा भंग करके नए निर्वाचन घोषित किए जाएं। यदि लोकसभा में किसी एक दल को बहुमत नहीं है तो यानी राष्ट्रपति के मुख्य परामर्शदाता के रूप में प्रधानमंत्री अपने कार्यों को संपन्न करता है। एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य प्रधानमंत्री का है वह है लोकसभा के नेता के रूप में यानी सदन के नेता के रूप में प्रधानमंत्री कार्य करता है। लोकसभा जनता का सदन है। लोकसभा सामान्य से सामान्य जनता का सदन है, निम्न सदन है। इसलिए प्रधानमंत्री उस सदन का नेता होता है, जनता का नेतृत्व करता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में अपने विचारों को रखता है, लोकसभा में सदस्यों को मनोनीत कराता है और लोकसभा की प्रतिष्ठा और गरिमा को कायम रखता है। लोकसभा में वह मुख्य वक्ता होता है। विपक्ष द्वारा पूछे गए प्रश्नों का जवाब देना प्रधानमंत्री का अंतिम रूप से जिम्मेदारी है। क्योंकि लोकसभा जनता का सदन है और लोकसभा का नेता होने के कारण लोकसभा का नेतृत्व करना, लोकसभा में भारत का प्रतिनिधित्व, भारत की बातों को रखना, भारत की नीतियों को रखना, विपक्ष के प्रश्नों का जवाब देना, ये सब प्रधानमंत्री का लोकसभा में कार्य है। लोकसभा के नेता के रूप में प्रधानमंत्री अपने कार्यों को संपादित करता है। एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है भारत की विदेश नीति के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा कार्य किया जाना। जैसा कि आपको पता है कि भारत की विदेश नीति कई सिद्धांतों पर कार्य कर रही है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया, पंचशील के सिद्धांतों को अपनाया। भारत एक परमाणु संपन्न राष्ट्र है। राष्ट्रीय हित को बनाए रखना, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, ये प्रधानमंत्री का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए वह अपने सिद्धांतों को अपनाते हुए विदेश नीति का मुख्य निर्धारण करता होता है। अपने पड़ोसी देशों से किस प्रकार संबंध स्थापित किए जाएंगे, भारत के रीजनल ट्रीटीज़ कौन सी होंगी, सार्क देशों से किस प्रकार संबंध स्थापित किए जाएंगे, गुटनिरपेक्ष देशों से कैसे संबंध स्थापित किए जाएंगे, नॉन अलाइनमेंट की नीतियों को किस प्रकार चालू रखा जाएगा, पंचशील के सिद्धांत को कैसे बनाए रखा जाएगा, यह कार्य भी प्रधानमंत्री का है। वह समय समय पर कूटनीतिक नीतियों के माध्यम से विदेश नीति का निर्धारण करता है। विदेशों में जाकर अपने देश की नीतियों को रखता है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से वह अपने देश के हित साधने का प्रयास करता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएनओ में वह अभिभाषण देता है। विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों के माध्यम से वह सब देशों में कैसे समन्वय स्थापित किया जाए, यह प्रधानमंत्री का कार्य है। यानी प्रधानमंत्री विदेश नीति का मुख्य निर्धारण करता होता है। विदेश नीति के सिद्धांतों को चलाए रखते हुए अपने राष्ट्रीय हित को बनाए रखना प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण कार्य है।
देश की सुरक्षा, देश की अस्मिता, यह सब देखना, इन सब को बनाए रखना प्रधानमंत्री का वैदेशिक नीति निर्धारणकर्ता के रूप में मुख्य कार्य है। एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य प्रधानमंत्री का है अर्थनीति निर्माता के रूप में, यानी देश की आर्थिक स्थिति को बनाए रखना, देश को आर्थिक उन्नतियों पर ले जाना, देश की आर्थिक गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाए रखना, यह सब कार्य भी प्रधानमंत्री के कार्य हैं। प्रधानमंत्री बजट के माध्यम से, वित्त मंत्री के माध्यम से बजट संसद में रखवाता है। कौन से नए टैक्स लगेंगे, कौन से हटाए जाएंगे, किसानों के लिए कौन सी योजनाएं लाई जाएंगी, किन उद्योगों को छूट दी जाएगी, यह सब आर्थिक नीतियों का निर्धारण प्रधानमंत्री करता है। वह वित्त मंत्री के माध्यम से बजट को संसद के पटल पर रखवाता है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, बजट का अर्थ है बूझट, बूझट का अर्थ है चमड़े का थैला। यानी जब वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करने जाता है तो वह बाहर चमड़े का थैला दिखाता है। इसका अर्थ है कि वह बजट प्रस्तुत करने जा रहा है और इसमें मुख्य नियोजनकर्ता प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री आर्थिक नीतियों का नियोजनकर्ता होता है। भारत के नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। सभी सरकारी योजनाओं का सफल संचालन करता होता है। इसलिए आर्थिक नीतियों को चलाए रखना यह प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण कार्य है। अगला महत्वपूर्ण कार्य जो प्रधानमंत्री का है वह है विधि निर्माता के रूप में। लॉ मेकिंग प्रोसीजर को अपनाकर कौन से नए कानून संसद में बनाए जाएंगे, कौन से पुराने कानूनों को हटाया जाएगा, यह सब देखना भी प्रधानमंत्री का कार्य है। प्रधानमंत्री संसद में नए कानूनों की रूपरेखा प्रस्तुत करके उन्हें संसद में पास कराकर नए कानूनों का निर्माण करता है, विधि निर्माता होता है। सरकार की नीतियों को किन कानूनों के द्वारा लागू किया जाएगा यह देखना भी प्रधानमंत्री का कार्य होता है। उसे यह देखना है कि कानून संविधान की सीमाओं में हों और आदर्शात्मक हों, व्यक्तियों के भले के लिए हों। इस प्रकार विधि निर्माता के रूप में भी प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण कार्य है। एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य प्रधानमंत्री जनमत का नेता होता है। जनमत का निर्माण करना, पब्लिक ओपिनियन का निर्माण करना प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण कार्य है। वह विपक्ष के प्रश्नों का जवाब देता है ताकि जनता में उसका विश्वास बन सके। आगामी नीतियों के बारे में संसद में बताता है ताकि जनता में उसकी धारणा बन सके। और वह विभिन्न माध्यम से लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास करता है, क्योंकि लोकप्रिय होना प्रधानमंत्री के लिए अति आवश्यक है। जनता के लिए जनमत का निर्माण करना यह प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण कार्य है। यानी इतने सारे महत्वपूर्ण कार्यों को देखने के बाद हम यह कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के दायरे से कोई भी कार्य अछूता नहीं है। संविधान में अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई राजनीतिक पद है तो वह प्रधानमंत्री का पद है। वह राजनीतिक दल का मुख्य नेता होता है। वह शासन का प्रमुख प्रधान होता है। मंत्रिपरिषद की वह धड़कन होता है। शासन व्यवस्था का वह हृदय स्थल होता है। यानी
चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो वैदेशिक हो, चाहे वो विधि निर्माता के रूप में हो, चाहे वो मंत्रिमंडल के गठन के रूप में हो, चाहे वो लोकसभा में बहुमत दल के नेता के रूप में हो, चाहे वो जनमत के निर्माण के रूप में हो, चाहे वो राष्ट्रपति को परामर्श देने के रूप में हो, कोई भी कार्य प्रधानमंत्री की सीमा से अछूता नहीं है। प्रधानमंत्री देश की संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था की धुरी है। इस वीडियो के माध्यम से सामान्य शब्दों में मैंने आपको आज प्रधानमंत्री के बारे में बताया। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों तक भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि संविधान की क्लिष्ट जानकारियाँ आपको सामान्य तरीके से समझ में आ सकें और उसके बाद आप फैक्चुअल चीज़ों को पढ़ सकें। धन्यवाद।